नमस्कार। चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम उसके आगे आपको अध्ययन कराते हैं। देखिए हमने पिछले अध्याय में आपको क्षार तक का अध्ययन करा दिया था, जिसमें हमने क्षारों के रासायनिक गुण भी आपको बता दिए थे। तो आशा है आपको समझ में आ ही गए होंगे। जी सर आ गया था बहुत अच्छे से। जी सर बहुत अच्छे से। तो आज हम देखते हैं उसके आगे, और आज हमारी हेडिंग है सूचक। क्या है? सूचक। ठीक है। ठीक है। सूचक को हम इंग्लिश में इंडिकेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। इसीलिए इसे आई से डिनोट करते हैं। क्या बोलेंगे इसे? इंडिकेटर बोलेंगे सर। इंडिकेटर मतलब सूचक। जैसे आप जब रोड पर चलते हैं, तो रोड पर चलते वक्त आप अपनी बाइक से चलते हैं, कार से चलते हैं, स्कूटर से चलते हैं, बस से चलते हैं, जिससे भी चलते हैं, तो रोड पर चलते हुए वाहनों के पीछे और आगे दो डिपर या इंडिकेटर दिए होते हैं, उसी को बोलते हैं इंडिकेटर। वो इंडिकेटर क्या करते हैं? वो इंडिकेटर ये करते हैं कि जब आप रोड पर चलते हुए आपको दाहिने जाना है या बाएं जाना है, आगे जाना है, पीछे जाना है, जब आप रोड क्रॉस करते हैं तो दाएं या बाएं जिधर आप जाएंगे उधर का इंडिकेटर आप जलाते हैं, ताकि वो इंडिकेटर यानी कि सूचक, उस इंडिकेटर को हिंदी में क्या कहेंगे? सूचक। आप पूछना कोई बता नहीं पाएगा कि ये जो इंडिकेटर लगा है बाइक में, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? सूचक बोलेंगे। कोई नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? पता ही नहीं है। ठीक है। अब पता भी है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, वो ये इशारा देता है अपने से पीछे आने वाले व्यक्तियों को कि भाई साहब जरा आहिस्ता आहिस्ता आना, आहिस्ता, स्लो मोशन में। क्यों? क्योंकि हम जरा इधर जाने वाले हैं, और हम जब इधर जाएंगे तो हम अपनी बाइक को इधर मुड़ाएंगे, और आप अगर स्पीड में आएंगे तो एकदम से ठोक देंगे हमको, और आप ठोक देंगे तो फिर मामला आगे तो आप समझ ही गए हैं। ठीक है। तो डॉक्टर को पैसा देना पड़ेगा, डॉक्टर अमीर हो जाएगा। ऐसा ना हो इसलिए आप क्या करेंगे? आप इंडिकेटर देंगे। तो अभी हमें क्या पढ़ना है? हमें इंडिकेटर पढ़ना है। ये तो हमने आपको समझाने के लिए बता दिया था। हालांकि समझाने के लिए बता भी दिया, ये तो बिल्कुल सही बात है। बाइक और कार के पीछे जो इंडिकेटर लगे होते हैं वो यही सूचना देते हैं कि हमें इस तरफ जाना है, तो आप थोड़ा ऐसा ऐसा आइए। लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में सूचक किसे कहते हैं? केमिस्ट्री की भाषा में अगर हम सूचक देखें तो क्या होता है कि किसी मतलब सीधे लिखो कि अम्ल अम्ल अम्ल, नहीं ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। क्या लिखना है? बे पदार्थ, बे पदार्थ। सूचक बे पदार्थ होते हैं। बे पदार्थ जो 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 अम्ल अम्ल अम्ल, तथा तथा तथा, क्षार की छात्र की, क्षार की, मात्रा मात्रा, अम्ल तथा क्षार की मात्रा को निर्धारित करते हैं। कितनी बढ़िया परिभाषा बताई हमने। किताब की परिभाषा बिल्कुल नहीं लिखनी है। निर्धारित करते हैं। क्या करते हैं? वे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार की मात्रा को निर्धारित करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई पदार्थ है, और उस पदार्थ को हमें ये नहीं पता कि ये पदार्थ, जैसे मेरे पास अल्कोहल है, मेरे पास चाय है, मेरे पास दूध है, मेरे पास शरबत है, मेरे पास कुछ भी ले लो। ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि मेरे पास जो आइटम है वो आइटम क्षारी है या मतलब अम्ली है। तो ये कैसे पता करेंगे? तो इसकी इसकी जानकारी के लिए हमें वो सूचक में, मतलब उसमें सूचक में उसका प्रयोग करना पड़ेगा, या उसके लिए सूचक का प्रयोग करना पड़ेगा। प्यारे प्यारे बच्चों, सूचक ये बताएगा कि ये पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। कैसे? वो ऐसे बताएगा कि सूचक उसमें जाएगा। अगर जिस प्रकार का सूचक हो, अगर लिटमस पेपर होगा तो उसमें डुबाएंगे, डुबाने के बाद अगर लिटमस पेपर नीले से लाल हो गया तो वो पदार्थ अम्लीय है, और अगर लाल से नीला हो गया तो वो पदार्थ क्षारीय है। तो ये क्या करते हैं? ये किसी पदार्थ में क्या करते हैं? किसी किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ में या किसी यौगिक में या किसी मिश्रण में या किसी विलयन में, किसी पदार्थ में, ठीक है, क्या करते हैं? एच एच प्लस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोजन आयन, और प्लस प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। कौन सा आयन? हाइड्रोक्स आयन की मात्रा मात्रा को निर्धारित करते हैं। याद रहेगा। क्या बताया कि पहली बात तो सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल तथा क्षार की मात्रा को निर्धारित करते हैं, यानी कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, उसकी मात्रा को बताने वाले, उसकी मात्रा को निर्धारित करने वाले, आपको ये सूचना देने वाले कि ये पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, ऐसे पदार्थ को हम अम्ल कहते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? जी सर। ऐसे पदार्थ को हम अम्ल कहेंगे जो अम्ल और क्षार, मतलब सूचक कहेंगे जो अम्ल और क्षार की मात्रा को निर्धारित करेगा, उसका मान बताएगा या उसकी सूचना देगा। ठीक है। तो किसी भी पदार्थ में अम्ल और क्षार की सूचना का मान बताने वाले पदार्थ को हम सूचक कहते हैं। ठीक है। अब सूचक का एग्जाम्पल क्या होगा? सर उदाहरण बता दीजिए। एग्जाम्पल इसका होगा, देखिए कौन कौन होगा। सबसे पहले इसका होगा लिटमस पेपर। कौन होगा? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर एक याद रहेगा। लिटमस पेपर इसका सूचक है। लिटमस पेपर क्या है? सूचक है। क्यों? क्योंकि है मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज। ठीक है। मेथिल ऑरेंज के बाद हल्दी, हल्दी,
हल्दी, ठीक है, ये सब क्या है, सूचक हैं, ये सब क्या है, सूचक हैं, ठीक है। मेथिल, लिटमस पेपर, मेथिल ऑरेंज, हल्दी, ये सब क्या है, सूचक है। मेरे पास तो बहुत है एग्जाम्पल, कितने बताने हैं आपको, आपको पेपर ही ना देना है, ठीक है। तो लिटमस पेपर क्या है, लिटमस पेपर सूचक है, क्यों, क्योंकि लिटमस पेपर जब विलेन में डालेंगे तो अगर नीले से लाल हो गया तो क्षारीय है, बस अम्लीय है, अगर नीले से लाल हो गया तो अम्लीय है, और लाल से नीला हो गया तो क्षारीय है। मेथिल ऑरेंज भी वही और हल्दी भी वही, क्योंकि इसमें प्रकार होते हैं ना, तो ये प्रकार में चला जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि सूचक का मतलब क्या होता है, कि किसी पदार्थ में अम्ल तथा क्षार की मात्रा को निर्धारित करने के लिए जो इसका उपयोग किया जाता है उसे हम सूचक कहते हैं, या किसी पदार्थ में अम्ल तथा क्षार की मात्रा बताने वाले पदार्थ को सूचक कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। या किसी पदार्थ में एच और ओ एच का मान, यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड का मान कितना है, इसकी संख्या बताने वाले, इसका मान बताने वाले पदार्थ को हम सूचक कहते हैं। कितनी परिभाषा बताएंगे आपको। अब हम देखेंगे सूचकों के प्रकार, क्या देखेंगे, सूचकों, सूचक, सूचक के प्रकार, प्रकार, सूचक के प्रकार, क्या बात है भाई, सूचक के प्रकार भी होते हैं। जी सर, सर बता दीजिए फटाफट फिर मुस्कुरा के, सूचक के प्रकार कौन कौन से होंगे बताइए, आप बताइए। सूचक के प्रकार अगर हम देखें तो सूचक होते हैं बेटा 3 प्रकार के, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। वाह सर, सर नंबर एक पर आएंगे आपके प्राकृतिक सूचक, कौन से, प्राकृतिक, प्राकृतिक सूचक, सूचक, सर बहुत बढ़िया भाई। आप आगे बताइए नंबर 2 पर सर, नंबर 2 पर या तो लिखो कृत्रिम सूचक, क्या लिखेंगे, कृत्रिम सूचक, कृत्रिम सूचक, कृत्रिम सूचक। अब इन्हीं को हम बोलते हैं संश्लेषित, क्या बोलेंगे, संश्लेषित, 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 ठीक है, संश्लेषित सूचक, इनको क्या बोलेंगे, संश्लेषित, संश्लेषित सूचक, ठीक है। ये ता कैसा बन गया यार, चलिए कोई बात नहीं, आप शब्दों पर ध्यान दीजिए, संश्लेषित सूचक। और नंबर 3 पर सर कौन आएगा, नंबर 3 पर आएगा आपका, एक आएगा सबसे बढ़िया वाला, जो आएगा गंध युक्त, गंध, गंध युक्त, गंध युक्त, ठीक है। अरे देखो एक बात और सुन लो, आपके सिलेबस में केवल 3 ही है। अब ये मत कहना कि ये 4 होते हैं, क्योंकि एक और होता है जो होता है सर्वव्यापी, क्या होता है, सर्वव्यापी सूचक। लेकिन सर्वव्यापी सूचक हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि वो आपको नहीं पढ़ना है। तो ये कौन सा है, ये वाला, ये है गंध युक्त सूचक। सर फटाफट समझा दीजिए अपनी भाषा में फटाफट। जी सर, सूचक के प्रकार क्या है, सूचक के 3 ही प्रकार हैं, एक प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर, एक कृत्रिम सूचक, आर्टिफिशियल इंडिकेटर, एक गंध युक्त, स्मेल वाला है, छी 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 छी, ये कौन सा होगा, छी 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 छी, स्मेल वाला, छी, स्मेल वाला, गंध युक्त इंडिकेटर, ठीक है, स्मेल इंडिकेटर, ठीक है। तो ये प्राकृतिक सूचक क्या होता है बेटा, प्राकृतिक सूचक जो होते हैं इनकी परिभाषा क्या होती है कि ये प्रकृति के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। प्राकृतिक सूचक कौन से होंगे, जो प्रकृति के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जो स्वयं अपना अम्ल या क्षार की मात्रा स्वयं बताते हैं, प्रकृति के द्वारा बताते हैं, प्रकृति के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इनमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, मनुष्य इसमें कुछ नहीं कर सकता, ना ही तो मनुष्य ने लाल कर सकता है, ना नीला, ना हरा, ना पीला, ना ही वो इन्हें अम्लीय बना सकता है, ना ही क्षारीय। ये स्वयं प्रकृति के द्वारा अपना व्यवहार प्रकट करते हैं, तभी ये प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन होगा, इसका एग्जाम्पल होगा हल्दी, हल्दी, हल्दी है और पत्ता गोभी, कौन सी, पत्ता, 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 पत्ता गोभी, पत्ता गोभी, पत्ता गोभी, पत्ता गोभी, पत्ता गोभी क्या हो जाएगी, ठीक है, टमाटर, 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 टमाटर। देखिए इसका मतलब होता है कलरफुल चीजें। प्राकृतिक सूचक में कौन कौन सी चीज जो कलरफुल होंगे, हल्दी पीली है, टमाटर लाल है, चुकंदर लाल है, पत्ता गोभी कभी लाल होती है, कभी हरी होती है, कभी कैसी भी होती है। तो ये प्राकृतिक सूचक होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। ये स्वयं अपनी जो है अपनी वो देते हैं, परिभाषा देते हैं कि हाँ देखो हमें किसी ने कोई संश्लेषित नहीं किया, हम स्वयं इंडिकेटर हैं। क्यों भाई, क्यों हल्दी में किसी ने पीला रंग मिलाया है, नहीं मिलाया सर, तो हल्दी प्राकृतिक इंडिकेटर है, ठीक है। और पत्ता गोभी भी प्राकृतिक इंडिकेटर है, और टमाटर भी प्राकृतिक इंडिकेटर है। इसकी परिभाषा क्या होगी कि ये सूचक कैसे होते हैं, कलरफुल सूचक होते हैं। ये सूचक कैसे होते हैं, ये सूचक कलरफुल सूचक होते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल तो हमने आपको लिखाई दिए। इसका हम चाहो तो एक प्रैक्टिकल भी करवा देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बेटा हम आपको केवल शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें प्रैक्टिस करवाएंगे। हल्दी जो होती है वो ऐसी होती है कि हल्दी का जो अगर हम प्रकृति पता करना चाहें तो ये अम्ल में अपना नेचर यानी कि अपना व्यवहार नहीं बदलती है, ठीक है, लेकिन क्षार में अपना व्यवहार बदल देती है। जैसे एग्जाम्पल करना, आप घर पे एक डिस्पोजल वाला गिलास लेना, उसमें थोड़ा सा हल्दी पिसा हुआ डालना और पानी डालना, और उसमें थोड़ा सा क्या करना, पानी जब डालोगे हल्दी में तो हल्दी और पानी डाल दोगे तो हल्दी कैसी रहेगी, पीली, कैसी रहेगी, पीली, हल्दी पीली रहेगी सर।
फिर उस हल्दी में आप 2-3 बूंद नींबू निचोड़ देना, क्योंकि नींबू होता है अम्ली। जी से नींबू में कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। नींबू जब निचोड़ दोगे तो नींबू निचोड़ने के बाद आपकी हल्दी जो है वो पीली की पीली ही रहेगी। फिर आप उसमें थोड़ा सा निरमा डाल देना या साबुन डाल देना। निरमा या साबुन डालते ही वो हल्दी जो है वो पीले से लाल हो जाएगी। लाल क्यों हो जाएंगी? क्योंकि जो अम्ल था वो इस हल्दी जो है वो अम्ल में अपनी प्रकृति नहीं खोती, लेकिन जो आपने निरमा डाला है, निरमा होता है क्षारी, और जैसे ही निरमा हल्दी पे जाएगा तो जो हल्दी होती है वो अम्ल में अपनी प्रकृति नहीं खोती, लेकिन क्षार में अपनी प्रकृति खो देती है। तो फिर वो हल्दी क्या करेगी? हल्दी पीले से लाल हो जाएगी। और जब लाल हो जाएगी फिर आप उसमें दोबारा नींबू डालना, 1-2 बूंद, 3-4 बूंद, 5-6 बूंद, फिर देखना वो लाल से धीरे धीरे फिर से पीली हो जाएगी। अर्थात जब क्षार मिलाओगे तो अपनी प्रकृति खो देगी, और फिर से अम्ली करोगे तो अम्ल में उसकी प्रकृति वापस आ जाती हो। तो ये आपका हो जाएगा एग्जाम्पल। ठीक है, समझ गए प्यारे बच्चों? जी सर, समझ गए। अच्छा, अब ये संश्लेषित सूचक क्या होते हैं? संश्लेषित सूचक का मतलब है ये आपके प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं? प्रयोगशाला में इनका निर्माण होता है। याद रहेगा, याद रहेगा। संश्लेषित सूचक का मतलब है ये आपके प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं या प्रयोगशाला में इनका निर्माण किया जाता है, और ये कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल होते हैं, यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, और इनका प्रयोग केवल प्रयोगशाला में ही होता है। तो इन्हें हम कृत्रिम या आर्टिफिशियल सूचक कहते हैं। इनका एग्जाम्पल सर बता दीजिए। तो इनके एग्जाम्पल नंबर 1 पर होगा मेथिल ऑरेंज, मेथिल मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, ऑरेंज। ठीक है, मेथिल ऑरेंज। नंबर 2 पर क्या होगा सर? मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज नंबर 2 पर होगा आपका। नंबर 2 पर होगा, इसका नाम थोड़ा टफ है, फिनाफ, फिनाफ थैलिन, लिन, फिनाफ्थैलिन। नंबर 2 पर कौन आएगा? फिनेफ्थैलिन, फिनेफ्थैलिन। ठीक है, तो ये आपके थे, हमने आपको सूचक का बढ़िया से बढ़िया अध्ययन कराया। ये प्राकृतिक सूचक हो गए, ये आर्टिफिशियल सूचक हो गए। अब ये गंध युक्त कौन कौन से होते हैं जरा देखो। गंध युक्त सूचक ऐसे सूचक होते हैं जो गंध छोड़ते हैं, बदबू छोड़ते हैं, स्मेल छोड़ते हैं, ची 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 ची। ये क्या छोड़ेंगे? बदबू और स्मेल और गंध। ये की चीज होती है सर? जी। तो ये ऐसे सूचक होते हैं जो स्मेल छोड़ते हैं। ठीक है, तो इनके एग्जांपल फटाफट लिख लेते हैं। गंधयुक्त सूचक के एग्जांपल क्या होंगे? गंधयुक्त सूचक के एग्जांपल होंगे आपकी, सबसे पहले लहसुन। क्या होगा? लहसुन, 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 लहसुन। और सर प्याज, और सर प्याज, लहसुन, प्याज। ये आपके कैसे कितने सूचक हैं? गंध युक्त सूचक है। सर ये किस चीज की सूचना देते हैं? ये सूचना देते हैं कि आप जो पदार्थ खा रहे हैं इसमें बहुत बुरी स्मेल आ रही है। क्या आ रही है? स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है। अब एक बात बताओ, स्मेल और बदबू, जी मतलब बदबू स्मेल की बात है, जो बदबू या स्मेल आती है वो आती क्यों है? या फिर एक बात और बताइए कि प्याज और लहसुन काटते समय हर व्यक्ति के क्या होता है कि आंख से आंसू टपकने लगते हैं। तो हमें एक बचपन से गलत परंपरा पढ़ाई गई है। एक्चुअली हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास शिक्षा का अभाव होता है, तो वो क्या करते हैं कि हमें बहुत सारी गलत चीजें बता देते हैं जिनका हम विरोध भी नहीं कर सकते। अब पता नहीं वो काल्पनिक हैं या सत्य हैं, लेकिन हम विरोध तो नहीं कर सकते। वो बता देंगे आपको, पता क्या, कि चंदा मामा दूर के, भैया चंदा मामा हो गए, वो ग्रह नहीं है, वो हमारे मामा हैं। फिर जब हम थोड़े से बड़े हो जाएंगे तब कहेंगे चांद सी दुल्हन लाएंगे हम अपने लाल के लिए। वाह भाई वाह, 4 दिन पहले वही चांद आपका मामा था, 4 दिन बाद वही चांद आपकी दुल्हनिया बन गए। वाह वाह वाह, नहीं नहीं वाह, नहीं नहीं मजाक हो रहा है यार, मारो मुझे मारो, ये मजाक हो रहा है। वाह भाई वाह। तो ये लोगों का भरोसा नहीं करना है आपको। दूसरी बात हमें बताया गया है कि प्याज को काटते समय आंसू इसलिए आते हैं क्योंकि इसको महिलाएं काटती हैं, और प्याज जो होता है वो पुरुष होता है, नर होता है, और जब मादा उसे काटती है तो उसे दर्द होता है, इसलिए आंसू निकलते। छी 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 छी, कितनी गलत परंपरा बताया। ऐसा नहीं होता है। प्याज और लहसुन को काटने पर आंसू इसलिए निकलते हैं क्योंकि प्याज में सल्फोनिक एसिड पाया जाता है, जिसके अंदर सल्फर पाया जाता है, और सल्फर गंध छोड़ता है, इसीलिए सल्फर से बहुत बुरी बदबू आती है। और वही सल्फर जब आंखों की लैक्राइमल ग्लैंड में चला जाता है यहाँ पर, तो उनसे कहता है आंसू बनाओ, इसीलिए आंसू निकलते हैं। और लोग क्या क्या परंपरा बना देते हैं। तो आपको क्या करना है, लहसुन या प्याज काटने से पहले धो लेना है, फिर गारंटी से आपको आंसू नहीं निकलते हैं। तो आशा है आपको इतना समझ में आ गया होगा। नोट करिए, उस बारीकी से समझेंगे। अगली हेडिंग हमारी बाबू क्या है? अगली हेडिंग हमारी है पीएच, पीएच पैमाना, पीएच पैमाना, पीएच पैमाना या पीएच, पीएच परिसर, परिसर, पीएच परिसर या पीएच, पीएच पीएस स्केल, स्केल। देखिए क्या क्या हमने आपको नाम बताए। ठीक है, स्केल, पीएच, पीएच स्केल, क्या क्या नाम बताए? सबसे पहला नाम पीएच पैमाना, पीएच परिसर और पीएच स्केल। इसके पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची ये क्या है? तो पहले समझिए इधर। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सोरेनसन। क्या नाम था? सोरेनसन, रेनसन, सोरेनसन। ठीक है, इन्होंने सन 1909 में, कब? सन 1909 में एक पैमाना दिया था।
क्या दिया था, एक स्केल 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 दी थी स्केल के समान, स्केल दी थी, आप पैमाना भी बोल सकते हो, पैमाना पैमाना, ठीक है, दी थी, जिसे 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 पी जिसे जिसे पीएच स्केल स्केल कहते हैं, पीएच स्केल। ये किताब में नहीं, हम अपनी बातें समझा रहे हैं, ठीक है, आप समझ रहे हैं, आप बेहतर से समझो। आप सोरेनसन ने 1909 में एक स्केल दी थी या प्रकट की थी जिसे पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। यह स्केल क्या बताती है जरा समझो। यह स्केल इन्होंने क्या बनाई थी, इन्होंने स्केल बनाई थी, ये एक स्केल है, क्या है बेटा, स्केल। इस स्केल का एक अंतिम सिरा ये है और एक अंतिम सिरा ये है। इस स्केल में इन्होंने कुछ बिंदु दिए थे, जैसे ये बिंदु दिया आपका, ये दे दिया 0, ये दे दिया 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, दिखाई तो दे ही रहा होगा, ये स्केल है। ऊपर चलेंगे तो 10 की पावर 0, 10 की पावर -1, ठीक है, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -4, 10 की पावर -5, ठीक है, 10 की पावर -6, 10 की पावर -7, 10 की पावर -8, 10 की पावर -9, 10 की पावर -10, 10 की पावर -11, 10 की पावर -12, 10 की पावर -13, ठीक है, 10 की पावर -14। इन्होंने एक स्केल दी थी बेटा, ये स्केल आपको दिखाई दे रही है, दे रही है सर, ठीक है। अब जरा समझो, इस स्केल का मतलब क्या था कि 7 से लेकर 0 तक, अगर किसी भी पदार्थ का 0 से लेकर 7 तक पीएच मान है तो वो पदार्थ अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय होगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है, जी सर। अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से लेकर मतलब 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 तो वो अम्लीय होगा। और अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से लेकर 14 के बीच है तो वो पीएच उसका मान होगा क्षारीय। कैसा मान होगा, क्षारीय होगा। क्या होगा, क्षारीय होगा। इन्होंने कहा था कि दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो अम्लीय है या क्षारीय, इसका पता कैसे लगाया जाए। तो इन्होंने कहा था कि जिसका पीएच मतलब अभी हम सब बता देंगे, पीएच मान 7 से 0 होता है, 0 से 7 होगा वो होगा अम्लीय, जिसका 7 से 14 होगा वो होगा क्षारीय। तो जो जिसका पीएच अब ये अम्लीय होगा तो इसे हम बोलेंगे पीएच, क्या बोलेंगे, पीएच। और जो क्षारीय होगा उसे पीएच थोड़ी ना बोलेंगे, उसे बोलेंगे पीओएच। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यही तो होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। या ये तो बच्चों वाली है, दूसरी सुनिए, इसे दूसरी देखो, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। आ नहीं पाएगा इसलिए शॉर्टकट में लिख रहे हैं। इसकी क्या होगी, इसकी होगी पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ये इसकी होती है फुल फॉर्म, क्या होती है, ये होती है इसकी फुल फॉर्म। तो बेटा इन्होंने बताया था कि अगर किसी का मान 7 से लेकर 0 है तो वो अम्लीय होगा, और 7 से लेकर 14 तो वो क्षारीय होगा। लेकिन अगर किसी का मान केवल 7 है तो क्या होगा, तो वो बेटा न्यूट्रल होगा, यानी कि उदासीन होगा। कैसा होगा, उदासीन होगा, ठीक है। ये इन्होंने बताया था कि अगर किसी का मान अम्लीय है यानी कि 0 से लेकर 7 है तो अम्लीय, और 7 से लेकर 14 है तो क्षारीय। अब देखो, अगर किसी का मान 0 है तो वो सबसे प्रबल अम्ल, भाई ये भी तो है ना, सबसे प्रबल अम्ल सबसे प्रबल अम्ल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी का मान 0 है तो वो सबसे प्रबल अम्ल, अगर 1 है तो उससे कम, 1, 2 है तो उससे कम, 3 है तो उससे कम, 4 है तो उससे कम, 5 है तो उससे कम, 6 है तो सबसे कम। तो सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा, जिसका पीएच मान 6 है। सबसे प्रबल अम्ल कौन सा, जिसका पीएच मान 0 है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है, जी सर। तो सबसे प्रबल अम्ल दुनिया में कौन सा होता है, HCl, क्योंकि इसका पीएच मान कितना होता है, 0। क्या बेटा इतनी बात भेजे में घुसी, जी ठीक है। कि सबसे दुनिया में प्रबल अम्ल होता है, आपका प्रबल अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका पीएच मान होता है 0। अब ये हमारे आमाशय में पाया जाता है बेटा, कहाँ पाया जाता है, आमाशय मतलब हमारे पेट में पाया जाता है, जो भोजन का पाचन करता है, जी ठीक है। उसके बाद में और अभी हम इधर लिखा देंगे आपको, ठीक है। ये जो अगर 6 होगा तो फिर दुर्बल, 6 होगा तो दुर्बल,
6 होगा तो दुर्बल। जैसे 6 पर अगर हम लिखें, जैसे यहाँ पर हम दूसरा ले लें दूध, क्या ले लें, दूध 6.0, हालांकि 6.0 भी हो सकता है, 6.8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये कैसा होगा, ये दुर्बल दुर्बल अम्ल है कि नहीं है, जबकि दूध में तो अम्ल होता ही नहीं है, क्योंकि दूध में विटामिन सी होता ही नहीं है, इसीलिए दूध का पीएच मान कितना होता है 6.0, तो ये दुर्बल अम्ल है। बेटा अगर किसी का मान क्षारीय है, अगर सर किसी का मान क्षारीय है, यानी कि किसी का मान 14 है, तो वो सबसे प्रबल क्षार, किसी का मान 14 है तो सबसे प्रबल क्षार, जैसे जैसे NaOH KOH ये सबसे प्रबल क्षार है। क्यों, क्योंकि इनका इनका मान लगभग 14 के समथिंग होता है। 13 है तो उससे कम, 12 है तो उससे कम, 11 है तो उससे कम, और 8 है तो सबसे कम। यानी कि सबसे दुर्बल क्षार कौन होगा, जिसका पीओएच मान 8 होगा, और सबसे प्रबल क्षार जिसका पीओएच मान 14 होगा। याद रखें, इधर पीएच बोलना है, इधर पीएच नहीं बोलना है, इधर पीओएच बोलना है। क्या बोलना है, पीओएच। अब पीएच मान, इसका सूत्र होता है बेटा, इसका सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, log माइनस माइनस का log 10, माइनस का log 10 और हाइड्रोजन आयन, ठीक है, माइनस का log 10 हाइड्रोजन आयन, या माइनस का log 10, या फिर लिख सकते हैं कि log 10 और 1/हाइड्रोजन, 1/हाइड्रोजन, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था हमारा फार्मूला, ठीक है। तो पीएच मान क्या था, सोरेनसन भाई साहब ने 1909 में कहा कि अगर किसी पदार्थ का वो पदार्थ अम्लीय है क्षारीय, ये पता लगाने के लिए उन्होंने एक स्केल बनाई थी, जिसे पीएच स्केल बोलते हैं। ये आपको हमने बहुत बेहतर तरीके से समझाइए बेटा, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, प्लीज आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए, ठीक है। तो ये क्या है, अगर ये 0 से 7 है तो अम्लीय। अब हम इधर लिख देते हैं कुछ, जैसे पीएच मान, जैसे हम पूछे आपसे, जैसे सबसे पहले हमारा दूध, ठीक है, रक्त 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 के बाद में नींबू के बाद में, और आ जाओ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जैसे दूध का कितना होगा, 6.5, यहाँ पर देखिए हमने 6.0 लिख दिया, हमने कहा था 6.0 भी हो सकता है, 5 भी होता है, 8 भी हो सकता है, अब ये मत कहना। अब जैसे आपका डाउट होगा तो हम यहाँ सही कर देते हैं 6.5, ठीक है। यहाँ देखो 6.5, रक्त का 7.4, नींबू का 2.5, HCl का 0, ठीक है, NaOH का कितना होगा 14.0, या अगर प्रबल है तो 14.0, और अगर दुर्बल है तो कितना होगा 13.0। और जल का कितना होता है 7। और टूथपेस्ट यानी कि मंजन का टूथपेस्ट का कितना होगा 8.0, ठीक है। ये कुछ आपके अम्ल लिखे हैं जिनका पीएच मान हमने आपको दे दिया है, और पीओएच मान भी दे दिया है। तो उम्मीद है इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। नोट कर लीजिए फिर।